नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्रीकल्चरल साइंसेज में। मैं आलोक द्विवेदी और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस उपनिरीक्षक का जो पुराना पेपर है उसका डिस्कशन आज हम लोग करेंगे, जो कि आपका पूछा गया था 13/12/2017 के थर्ड शिफ्ट में। तो उसका हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। मैं आपको बता दूँ कि 3 वीडियोज़ जो है अपलोडेड हो चुकी हैं 2017 के पेपर की, और जिस तरीके से हम लोग सभी पेपर को डिस्कस करेंगे, लगभग 22 से 25 पेपर जो है यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। और एक बहुत ही क्वालिटी वीडियो, हम लोग कोई फालतू बात नहीं करते हैं, यहाँ पर सीधे क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम लोग जो है कॉन्स्टिट्यूशन, मूल विधि, ठीक है, और जीएस, इनके प्रश्न यहाँ पर डिस्कस करते हैं। और ये जब आपका सीरीज़ ख़त्म हो जाएगा, जब जब हम लोग 25 से 27 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेंगे इन विषयों से संबंधित, तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी को। किसके प्रश्नों को डिस्कस करेंगे? हिंदी को, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग जो है आगे बढ़ते जाएंगे, हिंदी, फिर रीजनिंग, फिर मैथ, ठीक है। तो वीडियो को जो है लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आपने जो है पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको जाकर देखिए, काफ़ी जो है महत्वपूर्ण साबित होंगी आपको, ठीक है। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो ये है कि आदर्श परिस्थिति में एक नए पादप या पौधे में पुनर्जीवित और विकसित करने के लिए एक कोशिका के गुण को के रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है? उसे जाना जाता है टोटीपोटेंसी, जिसे आप पूर्व सतर्कता भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो ये है कि यमुना और बेतवा नदी का संगम कहाँ होता है? तो यमुना और बेतवा नदी का संगम बुंदेलखंड क्षेत्र के हमीरपुर जिले में होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो यह है कि अनुवांशिक एक विकार है मिक्सोडेमा, इससे संबंधित वक्तव्य मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये वक्तव्य जो है आपको सभी यहाँ पे वक्तव्य जो है सही मिलेंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा कि आपको डायरेक्ट नॉलेज मिलेगी, आपको ज़्यादा माइंड में हौच पौच नहीं होगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा कौन सा नहीं होगा। इससे क्या होता है कि माइंड में डाउट क्रिएट होता है और फिर चीज़ें याद नहीं रहती हैं। तो सीधे जो है अच्छी अच्छी चीज़ें, सीधे सही सही चीज़ें याद रखिए तो वो याद रहेंगी, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न लेते हैं और सीधा उसका राइट आंसर बताते हैं, जैसे कि चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म पे याद रहें, आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो मिक्सोडेमा क्या है? तो मिक्सोडेमा एक प्रकार का आनुवांशिक विकार है, जो कि थायरोक्सिन जो हार्मोन है, जब इसका सिक्रीशन कम होता है, जब इसका क्या होता है, स्रावण कम होता है, स्रावण कम होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो थायराइड ग्रंथि वो प्रभावित हो जाती है। और जब थायराइड ग्रंथि जब प्रभावित हो जाती है तो इसके कारण हृदय की गति में मंदा आ जाता है, मतलब हृदय गति जो है धीमी हो जाती है। रोगी जो है त्वचा हो जाती है, खुशक हो जाती है, पलके व होंठ मोटे हो जाते हैं। तो मिक्सोडेमा के ये लक्षण हैं, ये आपको जानना है। और किस वजह से होते हैं ये मैंने आपको बता दिया कि थायरोक्सिन हार्मोन इसका जो है कारण है। देखिए, हमने 3 प्रश्न पत्र अभी तक जो है हल किए हैं, और तीनों प्रश्न पत्र में यातायात प्रतीक जरूर पूछा गया है, और इस बार भी यातायात प्रतीक पूछा गया है। इसका मतलब कि इससे संबंधित एक प्रश्न जरूर आता है। यहाँ पर देखिए गोलनुमा आकृति दी हुई है, इसका पूछा मतलब गया है आपसे अर्थ क्या है। तो इसका जो अर्थ है वह यह है कि आगे रास्ता घूम कर है। यदि इस प्रकार का आकृति नुमा जो है शेप आए तो आप समझ जाइए कि आगे रास्ता घूम कर यह दर्शाना चाहता है। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वह भूमि अधिग्रहण से संबंधित है, और भूमि अधिग्रहण अधिनियम काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जो है तीनों प्रश्न पत्र में हमने देखा कि तीनों प्रश्न पत्र में प्रश्न इससे पूछे गए थे, और इसी तरीके से हम लोग डिस्कस करते रहेंगे तो आज से आपको सभी जो है प्रश्न यहाँ पर मिल जाएंगे भूमि अधिग्रहण अधिनियम से इस सीरीज़ में। तो आपको जो है अलग से कहीं जो है पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और पढ़ लेते हैं तो हालांकि उससे अच्छा कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के अनुसार सरकारें निम्न के लिए भूमि अधिग्रहण कर सकती हैं। तो किन के लिए कर सकती हैं वो हम देखते हैं। पहला, सामरिक प्रयोजन के लिए कर सकती हैं, परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों के परियोजना के लिए, सार्वजनिक निजी सहभागिता परियोजनाओं के लिए, ठीक है। तो ये 3 जो है यहाँ पर जो है रीज़न दिए गए हैं जिनके बेसिस पे भूमि अधिग्रहण सरकार कर सकती हैं, ये आप जो है नोट कर लेंगे। देखिए, नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वह यह है कि भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग के किसी भी आरोप पर प्रकटीकरण हेतु लिखित शिकायत लेने के लिए भारत सरकार ने एक नामित संस्था के रूप में प्राधिकृत किया है। किसको प्राधिकृत किया है? तो यह है केंद्रीय सतर्कता आयोग को, जैसे आप इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है। इनके अध्यक्ष कौन है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो यह है कि भारत में बाल अधिकारों का संरक्षण, अनयन व हिफाजत करने के लिए वर्ष 2007 में एक वैधानिक निकाय के रूप में किसकी स्थापना हुई थी?
तो यह की गई थी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2007 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि इनमें से किस पर्यावरणविद को प्रथम विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो जो आपका पद्म विभूषण है, तो किस जो है एनवायरमेंटलिस्ट को ये मिला हुआ था। तो ये मिला था सुंदरलाल बहुगुणा को, और इनका जो है अभी निधन भी हो गया है कोविड के चक्कर में, जो है ये भी निपट गए हैं। और ये जो है संबंधित थे चिपको मूवमेंट से। किससे? चिपको मूवमेंट से ये संबंधित थे, और भी बहुत सारे जो है इन्होंने आंदोलन किए हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये इस बार भी जो है पूछा सकता है, इसका जो है चांस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इस बार भी जो है न्यूज़ में है ये, तो पूछा जाएगा ज़रूर चिपको मूवमेंट। देखिए 30 नवंबर, अच्छा चिपको मूवमेंट कब जो है शुरू हुआ था, 1970 या 1973 में? बताइए कमेंट सेक्शन में। देखिए 30 नवंबर 2017 राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी उस समय? तो उस समय थी रेखा शर्मा, ठीक है। और राष्ट्रीय महिला आयोग जो है ये 1992 में जो है गठित हुआ था। जो नेक्स्ट प्रश्न है आपका वो ये है कि बिना दलाली खाता खोले एक विदेशी कंपनी के शेयरों को बेचने और खरीदने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन है? तो यह है ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद, जिसे आप बोलते हैं GDR। तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, देख लीजिए। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है, देखिए एक बार फिर से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विदेशी कंपनी के शेयरों को बेचने और खरीदने के लिए पूछा जा रहा है। तो क्या है? ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद। देखिए जो नेक्स्ट प्रश्न है आपका वो ये है कि किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया था? तो यह दिया था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वह यह है कि महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो यह थे किसारी मोहन गांगुली, जो कि 1883-1896 जीवन काल इनका रहा। नेक्स्ट बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा वायरस एक स्वचालित रूप में खुद को कूट करता है जब हर बार वह प्रणाली को संक्रमित करता है और प्रतिलिपि बनाता है? तो हर बार मतलब यह अपने को करता है, कोड कर लेता है। तो कौन सा वायरस है? यह है पॉलीमॉर्फिक वायरस। कौन सा वायरस है? पॉलीमॉर्फिक वायरस। देखिए कंप्यूटर से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वह यह है कि निम्नलिखित में से गति या तीव्रता के आधार पर कौन सी मुद्रास्फीति का एक प्रकार नहीं है? तो वह है लागत जन्य मुद्रास्फीति, जो है एक प्रकार नहीं है तीव्रता के आधार पर। और इसके जो निम्न प्रकार हैं वह यह है कि दौड़ती हुई मुद्रास्फीति, जिसको आप बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, और दूसरा है मंद मुद्रास्फीति, जिसको आप बोलते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन, और तीसरा है रेंगती या चलती मुद्रास्फीति, जिसे आप बोलते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन, ठीक है। ये जो है तीव्रता के आधार पर मुद्रास्फीति के प्रकार हैं। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वह यह है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो लोकसभा में 47 सीटें आरक्षित हैं। यहाँ बात करें तो भारतीय दंड संहिता 1860 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रारूपित संहिता का संशोधित संस्करण है। इनमें से किन देशों की दंड संहिता उसी प्रारूप पर आधारित है? तो यह है सिंगापुर, ब्रुनेई और श्रीलंका। इन पर जो है वही दंड संहिता उसी प्रारूप में आधारित है जैसे अपने भारत में है। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वह यह है कि भारत की राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न वक्तव्य ये जो है दिए हुए हैं, ये सही तो दिए हुए हैं आपको, बस इनको आपको पढ़ना है और याद रखना है। तो देखिए भारतीय दंड संहिता में जो है नहीं IPC नहीं, ये तो नीति निर्देशक तत्व की बात हो रही है। तो इसमें देखिए क्या आपको समझना है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए नीति निर्देशक तत्व जो है जिसे आप बोलते हैं DPSP, क्या बोलते हैं? डायरेक्टिव स्टेट ऑफ प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे आप DPSP बोलते हैं। देखिए इसमें क्या है कि जो नीति निर्देशक तत्वों में वे उद्देश्य एवं लक्ष्य निहित हैं जिनका पालन करना राज्य का कर्तव्य है, ठीक है। मतलब जो DPSP है ये राज्य का कर्तव्य है, ये उसकी ड्यूटी है इसको फॉलो करवाना, ठीक है, इसको फॉलो करना। तो संविधान की उद्देशिका में परिकल्पित लोक हितकारी राज्य एवं समाजवादी समाज की स्थापना का आदर्श तभी प्राप्त किया जा सकता है
जबकि सरकार नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने का प्रयत्न करे। ठीक है, मतलब जो लोक हितकारी राज्य और समाजवादी समाज यदि बनाना है, स्थापना करना है, तो जब इनको जो है वो लागू करेगी सरकार, तभी जो है ये अचीव कर पाएगी इन चीज़ों को। ठीक है, इसके गोल को, जो समाजवादी समाज और लोक हितकारी राज्य की बात की जा रही है। तो आज हम एक कल्याणकारी राज्य के नागरिक हैं, जिसका कर्तव्य जन साधारण के सुख एवं समृद्धि की अभिवृद्धि करना है। ठीक है, इसी उद्देश्य से नीति निर्देशक सिद्धांतों में कुछ आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों को निहित किया गया है, जिसका पालन राज्यों को करना अभीष्ट है और राजनीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। मतलब ये क्या है, ये जो है जस्टिसिएबल नहीं है, इनके जो है प्रति आप जो है कोर्ट में केस नहीं कर सकते हैं कि सरकार ऐसा नहीं कर रही है, राज्य ऐसा नहीं कर रहा है, तो आप जो है उससे वो बाध्य नहीं है। सरकार जो है राज्य वो कर सकती है ऐसा। ठीक है, कर सकती है, नहीं भी कर सकती है, वो उनके जो है विल के ऊपर है, उनके नज़रिए के ऊपर है कि क्या राज्य में इसकी ज़रूरत है या नहीं है। नेक्स्ट जो प्रश्न आपका वो यह है कि भारत में पनडुब्बी का निर्माण फ्रांसीसी सहयोग से हो रहा है, जो वर्ष 2016 में इसलिए खबरों में आई कि उसके गुप्त हथियार तंत्र से जुड़ी जानकारी उद्घाटित हो गई है। तो यह कौन सी पनडुब्बी से संबंधित जो है न्यूज़ उस समय आई थी, तो ये थी स्कॉर्पियन पनडुब्बी, जो कि डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है, और फ्रांस और स्पेन ने इसको जो है इसका निर्माण किया था। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वह यह है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वाक्य कौन से सही हैं। तो सही वाक्य हमने लिखे हैं, जैसे कि 12 अक्टूबर 2005 को ये आया, जो है इफेक्ट हुआ, एक्ट मतलब आया हुआ इसका, फोर्स में आया ये। और सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन का कोई भी निर्धारित प्रारूप नहीं है। आप किसी भी सादे कागज़ पर जो है अपनी जिससे संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं वो वहाँ पर लिख दीजिए और आवेदन कर दीजिए। ठीक है, और सूचना पाने के पीछे क्या कारण है, सूचना प्रार्थी को यह भी बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो है प्रावधान दिए गए हैं, आपको ये याद रखना है। देखिए, नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वह यह है कि शब्द भेदिया लेन देन, जिसे आप बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग, तो ये किससे संबंधित है। देखिए, यह संबंधित है आपका शेयर बाजार से। इनसाइडर ट्रेडिंग या भेदिया जो लेन देन है, इसको ये क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, इनसाइडर ट्रेडिंग या जो भेदिया कारोबार, ये शेयर बाजार से संबंधित है। सबसे पहली बात, जब कंपनी के मैनेजमेंट से जुड़ा कोई व्यक्ति अंदरूनी जानकारी होने के आधार पर शेयर खरीदे या बेचकर गलत तरीके से मुनाफा कमाता है, तो इसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। यह जो है सेबी कानून 1992 के तहत कानूनी अपराध है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वह यह है कि वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे। तो यह थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त पहले भारतीय। जो और इस परिषद के अध्यक्ष जो है भारत के जो है गवर्नर जनरल हुआ करते थे। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वह यह है कि जलोढ़क तलछट का अर्थ किस प्रकार की भूमि के लिए जो है किया जाता है। तो यह जो है नदी द्वारा निर्मित तलछट भूमि को कहा जाता है, जलोढ़क तलछट। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वह यह है कि किस देश ने वर्ष 1914 में जापानी स्टीमर कामागाटामारू के प्रवेश के लिए मना कर दिया था। तो यह मना कर दिया था कनाडा ने, ब्रिटिश कोलंबिया पोर्ट पर। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वह यह है कि निम्न में से कौन सा जो है दीर्घकालिक विकास और हमारे विश्व को बदलने के लिए अग्रणी सिद्ध हो सकता है। तो यह जो है औद्योगिकीकरण और आधारभूत संरचना संबंधी विकास ही जो है हमारे दीर्घकालिक विकास और हमारे विश्व को बदलने के लिए अग्रणी सिद्ध हो सकता है। यह प्रश्न आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ये देखिए इकोनॉमिक्स के प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है वह यह है कि भारतीय वन सेवा के कैडरों का नियंत्रक प्राधिकरण जो वर्णित विकल्पों में से कौन है। मतलब इसका जो प्राधिकरण होता है वो कौन है, कौन प्राधिकृत होता है। तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन का मंत्रालय ही जो है इनके प्राधिकृत होते हैं। मतलब यही जो है इनको आदेश देते हैं, इन्हीं के अंडर ये लोग वर्क करते हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज है। प्रश्न है आपका नेक्स्ट कि कौन से वर्ष में संसद के दोनों सदनों की स्थापना हुई। तो यह दोनों सदनों की स्थापना हुई 1992 में। लोकसभा की 13 मई 1952 और राज्यसभा की 13 मई 1952, दोनों सेम डेट को ही जो है स्थापना की गई थी।
नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वह यह है कि किसके सुझाव पर प्रेसिडेंट किसी स्टेट के गवर्नर को डिप्लॉय कर सकते हैं, मतलब नियुक्त कर सकते हैं, तो वह कर सकते हैं प्रधानमंत्री के सुझाव पर। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वह यह है कि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति, अच्छा जो आपका नियुक्ति जो थी जो गवर्नर की, उससे संबंधित एक और फैक्ट जो है जान लीजिए कि संविधान के आर्टिकल 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है प्रत्यक्ष रूप से, परंतु प्रधानमंत्री के सिफारिश पर। ठीक है, तो ये 155 में दिया हुआ है किसके, राज्यपाल के नियुक्ति के बारे में। और उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति पद की शपथ के संदर्भ में वक्तव्य दिए हुए हैं। इसमें कहा गया है कि संविधान का संरक्षण, सुरक्षा और प्रतिरक्षा करने के लिए राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेते हैं और उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति अपनी सत्यनिष्ठा वफादारी की शपथ लेते हैं। अनुच्छेद 60 में जो है राष्ट्रपति की शपथ जो है डिफाइंड है, जो कि सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं या फिर सीनियर जज जो हाई कोर्ट के होते हैं वो दिलाते हैं। और अनुच्छेद जो आपका 69 है, 69 जो है वो उपराष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है, वहाँ पर उपबंध दिया हुआ है शपथ का। देखिए, एक प्रकार का मालवेयर है जो आपके कंप्यूटर पर विज्ञापन दिखाता है, मतलब एडवर्टीजमेंट दिखाता है। तो यह कौन सा मालवेयर है, इसको बोलते हैं आप एडवेयर, क्योंकि ये एडवर्टीजमेंट दिखाता है। राज्य सूची के विषय संबंधित प्रश्न आया हुआ था और इसमें पूछा गया था कि भूमि और भवन पर जो कर लगता है ये राज्य सूची विषय है या नहीं है, तो वाकई में जो है ये राज्य सूची विषय है। और कुछ और मैंने यहाँ पर जो है लिखे हुए हैं विषय जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछे जा सकते हैं, जैसे कि रोजगारी और बेरोजगारी इस समय जो है काफ़ी ज़्यादा छाई हुई है, तो ये समवर्ती सूची का विषय है। और श्रमिक संघ और औद्योगिक और श्रमिक विवाद, ये भी जो है इस समय इश्यू बना हुआ है, तो संघ सूची से संबंधित है ये। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न वह यह है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी और राष्ट्रपति और 2 सदनों को मिलकर बनेगी ये, जिसका नाम राज्यसभा और लोकसभा होगा। तो यह कहता है अनुच्छेद 79। क्या कहता है, अनुच्छेद 79 कहता है कि जो है एक क्या होगी, संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदनों को मिलकर यह संसद बनाएगी। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वह यह है कि गंगा नदी के प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए कौन सी जनहित याचिका दायर की गई थी, तो यह की गई थी MC मेहता बनाम भारत संघ। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, ये गंगा नदी के प्रदूषण से संबंधित जो है जनहित याचिका थी। नेक्स्ट जो प्रश्न आपका वह यह है कि यह दर्शाता है कि भिन्न भिन्न जो कटौतीकर्ताओं, जैसे कि वेतन के लिए नियोक्ता, ब्याज के लिए बैंक, ठीक है, इत्यादि जो कटौतीकर्ताओं हैं, तो क्या है कि द्वारा जो स्रोत पर कर की कटौती हो चुकी है और वह सरकार को जमा कर दिया गया है, तो यह क्या दर्शाता है, तो यह दर्शाता है फॉर्म 26AS को। ये जो है ईयरली टैक्स स्टेटमेंट होता है और इसको आप जो है अपने स्टेटमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, मतलब इसको आप पा सकते हैं अपने पैन नंबर को जो है डालकर इनकम टैक्स वेबसाइट पर। ठीक है, मतलब इसके थ्रू आप जो है अपने स्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फॉर्म 26AS पे जो है आपका जो कटौतीकर्ताओं से संबंधित जो है जो विषय हैं वो वहाँ पर लिखे हुए होते हैं और ये आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर मिल जाते हैं। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न वह यह है कि वर्ष 1956 में मुख्यतः किन मानदंडों के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, तो ये किया गया था भाषागत और सांस्कृतिक एकरूपता को देखते हुए और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वह यह है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो ऑस्कर पुरस्कार है वो किसको मिला था, तो केसी एफ्लेक थे जो है जिन्हें 2017 में मिला था और 2020 में मिला है जैकिन फोनिक्स, जो कि जोकर फिल्म जो है आई थी, तो काफ़ी जो है बहुचर्चित हुई थी, तो उसमें उनको मिला हुआ है। भारत में सितंबर 2016 में रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए $500 मिलियन के एक नए ऋण व्यवस्था किस देश के साथ जो है घोषणा की गई थी, तो यह की गई थी वियतनाम के साथ। राज्य के राज्यपाल के अधिकारों के संदर्भ में इनमें से कौन से वक्तव्य सही हैं, तो वक्तव्य जो लिखे हुआ है वो पूरा सही है, बस आपको समझना है, इसको याद करना है। तो राज्यपाल कुछ ही विधेयक को राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेज सकता है, जैसे कि ऐसे विधेयक जो उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करें या फिर अन्य ऐसे विधेयक जिसे राज्यपाल उचित समझे। आपातकालीन शासन के दौरान राज्यपाल मंत्रिमंडल के सुझावों को अवहेलना कर सकता है यदि राष्ट्रपति उन्हें विशेष अनुमति देते हैं तो ये आपको याद रखना है। ठीक है,
देखिए, किसी राज्य में रबर का सर्वाधिक उत्पादन होता है तो कौन सा राज्य है वह है केरला। केरला राज्य में जो है सर्वाधिक उत्पादन होता है रबर का, और ये गर्म और नमी जहाँ होती है वैसी जलवायु में जो है रबर का कल्टीवेशन किया जाता है। और जैसे कि रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, जैसे कि केरला है, त्रिपुरा है, कर्नाटक है, ठीक है, तमिलनाडु है आपका, तो ये सब क्या है, यहाँ पर रबर का जो है उत्पादन होता है। देखिए नेक्स्ट जो आपका प्रश्न वो यह है कि किस न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह शय दी थी कि अनुसूचित क्षेत्रों में सरकारी जमीन, आदिवासियों की जमीन और वन्य भूमि गैर आदिवासियों अथवा निजी कंपनियों को खनन अथवा औद्योगिकी कार्यों के लिए पट्टे पर नहीं दी जा सकती, तथा ऐसे कार्य केवल आदिवासियों अथवा सरकारी उपक्रम द्वारा ही किए जा सकते हैं। तो किस न्यायिक मामले में कहा था यह कहा था समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में। तो ये आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। किससे संबंधित था, तो यह था जो है आपका अनुसूचित क्षेत्रों में सरकारी जमीन, आदिवासियों की जमीन और वन्य भूमि पर जो है खनन वगैरह की जो है परमिशन से संबंधित था। देखिए अनुच्छेद 19 से जो है संबंधित वक्तव्य यहाँ पर लिखे हुए हैं और ये आपसे पूछा गया था प्रश्न। अनुच्छेद 19 का जो क्लॉज 1 है उससे संबंधित यह प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19(1) में सभी नागरिकों को वाक स्वतंत्रता जो है और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। बिल्कुल सही बात है, ये आपको याद रखना है। दूसरा ये कह रहा है कि अनुच्छेद 19 नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है। कौन कौन से वह 6 अधिकार हैं, तो वह हैं विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिना हथियारों के शांतिपूर्ण सम्मेलन, संगठन एवं समिति बनाने का अधिकार, भारत में कहीं भी निर्बाध रूप से घूमने का अधिकार, भारत में कहीं भी बसने का अधिकार, किसी भी पेशे या व्यापार या व्यवसाय करने का अधिकार। तो इस तरह के 6 जो है आपको अधिकार की गारंटी देता है अनुच्छेद 19। तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है अनुच्छेद 19। और अनुच्छेद 19 तो अब मैंने आपको बता दिया है। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो इसी तरीके से दोस्तों हम लोग डिस्कस करते रहेंगे और आई होप आपको सेशन पूरा समझ में आया, कहीं किसी प्रकार की जो है दिक्कत नहीं हुई है। और वीडियो सेशन आपको अगर अच्छा लगा, आपको लगा कि हमारे लिए जो है ये प्रभावशाली हो सकता है, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके जो है फीडबैक ज़रूर दें। सो जय हिंद दोस्तों, जय भारत।